हलाला की वो रात, पहला शौहर सब देख रहा था। दिल चीर देने वाली सच्ची कहानी। मेरा नाम मरियम है और मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी जिसकी शादी होना बाकी थी। और शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। जो भी आता मेरे मोटापे को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई हरबे कर चुकी थी मगर कोई भी काम ना आया। उन्हीं दिनों अम्मा ने देखभाल कर भाई की शादी कर दी क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे बद्दुआएं देने लगा था। अम्मा ने सोचा बेटी की शादी फिर हो जाएगी, अब बेटे की शादी कर देती हूँ। भाभी घर आ गई तो कोई ना कोई नया रिश्ता भी हाथ आएगा। और फिर अम्मा जब भाभी को ब्याह कर लाईं तो मैं देखती ही रह गई। भाभी इंतहाई खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की थी। उसे तो जो देखता वो ठंडी आह भरता। मैंने भी भाभी को देखा तो मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मुझे एहसास से कमतरी भी हुआ। थोड़े ही दिनों में मेरी भाभी से दोस्ती हो गई। भाभी भी मुझसे बातचीत तो नहीं करती थी, लेकिन मैं उनसे उसकी स्मार्टनेस का राज पूछना चाहती थी। चंद एक दिन गुजरे, मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। अब भाभी मुझसे कहती कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूँ, मेरे पास तो ना ही आप जैसी खूबसूरती है, ना ही मेरा वज़न ऐसा है कि कोई मुझे नज़र भर कर देखे। भाभी बोली, इसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेगी। बोली कि तुम अभी बुर्का पहनो, हम डॉक्टर के क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने का कहा था, वरना सब यही कहते हैं कि तू रोटी बहुत खाती है, कम खाया करो, ठीक हो जाएगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे बड़ी राजदारी के साथ उसमें बैठने का कहा और बोली, चलो मैं तुम्हें क्लिनिक लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़े एक क्लिनिक में पहुंचे थे। मगर अब मुझे बड़ी हैरत हुई। उस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, ना ही उसमें ज़्यादा लोग थे। मेरी जैसी कुछ औरतें वहां बाहर बैठी हुई थीं, जबकि कुछ औरतों के चेहरों पर बड़े बड़े दाग, दाने और धब्बे थे। उनको देखकर मुझे अपना आप काफ़ी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई। वो उन सब औरतों को देखने लगी। मैं उस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने इशारों ही इशारों में कुछ कहा और फिर मुझे लेकर बाहर आ गईं। वो औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा कि ये औरत जो भी पूछे तुम सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर ये तुम्हें बड़ी डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वो लड़की मुझे एक कमरे में लेकर गई। वहाँ पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी, तुम्हारे मोटापे को नापना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि पानी कितना है और चर्बी कितनी है। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप उसकी बात मानना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई मसला हो। मैं फ़ौरन ही बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर लीं। उसके बाद अल्लाह जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे में आवाज़ आने लगी। शायद वो औरत कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब पट्टी खोली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। मुझ में कोई तब्दीली नहीं आई थी और ये अमल तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। अलबत्ता मुझे अपने पूरे जिस्म में कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैंने उस औरत से पूछा कि ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया है। बोली कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। उसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है। अल्ट्रासाउंड, मेरे दिमाग में फिर से बातें घूमने लगी। अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों का होता है जिनको कोई बच्चा वगैरह का मसला हो। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक खास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीनें भी दूसरी होती हैं। उस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर ये कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बिना देखे हो गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वो मुझे अपने सामने बिठाकर मुझसे बातें करने लगी। बोली कि तुम्हें कब से मोटापा है, तुम खाती कितना हो। मेरी सारी बातें जो मैं बोल रही थी वही कापी पर लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि सारी मालूमात मुकम्मल हो गई तो उसने मुझे कहा, अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता नहीं था कि मेरा वज़न कम भी हो पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई।
मुझे दरअसल अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ खड़ी रहूं। मैं तब भी दरवाजे के करीब खड़ी हो गई तो मेरे कानों में भाभी और उस औरत की बातें पड़ने लगीं। तब भी मुझे अंदर से ये आवाज़ आई तो मैं हैरान हो गई कि भाभी की उस औरत से दोस्ती थी या वो उसे जानती थी पहले, क्योंकि उन दोनों की हंसने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। खैर, मैं कुछ कह नहीं सकती थी, मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आईं। वो बहुत खुश थीं। वो कहने लगी, चलो जल्दी से घर चलो, अब काफ़ी देर हो गई है, तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। मैं उनकी हड़बड़ी को समझ नहीं पाई। मैं उसके पीछे पीछे आ गई। भाभी ने फौरन ही जाकर रोड पर एक रिक्शा किया और मैं उसमें बैठ गई। पूरा रास्ता भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं कही। वो चुप चुप ही रही थी, शायद अल्फाज का चुनाव कर रही थी मुझसे बात करने के लिए। आधे घंटे में हम घर पहुँचे। भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वापस भेज दिया। रिक्शे वाला मुझे देखकर बड़े अफसोस भरी नज़रों से देख रहा था। लगता था जैसे उसे कुछ मालूम हो, वो मुझे बताना चाहता हो। उसने एक बार मुझे आवाज़ भी दी, रुकिए बात सुने, कि भाभी ने उसे झिड़क कर वहाँ से भगा दिया। मैं बहुत परेशान हुई। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूँ, उनसे कहूँ कि मैं भाई को बता दूंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था और उसके लिए भाभी ने ही मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, भाभी मुझसे बात करने की बजाय अपने कमरे में चली गईं। मैं भी उनके पीछे पीछे गई कि शायद वो मुझे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएंगी, मगर उन्होंने फौरन से दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं बाहर पागलों की तरह खड़ी देखने लगी। काफ़ी देर भाभी का इंतज़ार किया, मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं इसी तरह मुख्तलिफ ख्यालात से सोचती अपने कमरे में आ गई थी। तभी अम्मी ने मुझे बुलाकर कहा कि भाभी तुमको बुला रही हैं। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। मेरे गले लगकर बोली, तू तो मेरी सबसे अच्छी बहन है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तेरा इलाज तो हो ही जाएगा। मुझे अपनी भी बहुत खुशी है। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग छलक रहे थे। उन्होंने मुझे पर्स से हज़ारों रुपए निकाल कर दिए और बोली, जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी तुम मुझे मोटापे के इलाज के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए मज़ीद पैसे दे रही हो, ये क्या बात हुई? मेरे पूछने पर भाभी मजीद हंस पड़ी। अरे इसमें क्या बात है, तुम खाना पीना कम कर लो, कल से तुम अच्छी तरह डाइटिंग करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करूंगी। और हाँ, उस डॉक्टर ने मुझे दवा भी दी है, उस दवा से 2 हफ्ते में तुम्हारे पेट की चर्बी पिघल कर ख़त्म हो जाएगी। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अच्छा, क्या वाकई? मुझे तो लगा था कि उसने कोई खतरे की बात कही है कि शायद मैं ला इलाज हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी बात पर भाभी हंस पड़ी और फिर बड़ी ही शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, तुम्हारा इलाज मुमकिन है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। भाभी के ऐसे तासुरात देखकर मैं डर गई, मगर फिर खामोश हो गई। उन पैसों से मैंने और मेरे भाई ने खूब मज़ा किया। हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया और खाया। इन सब में मैं अपनी दवा के बारे में भूल गई थी। सब कामों से फारिग होकर भाभी मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में छोटी सी शीशे की बोतल थी। मेरी तरफ देखते ही बोलने लगी, ये वो दवा है जो उस डॉक्टरनी ने मुझे दी है, इससे क्या होना है, ये तो बहुत थोड़ी सी दवा है। उसने कहा, नहीं, इससे तो असल असर होगा, ये बहुत तासुर वाली दवा है। ये कहकर भाभी ने वो बोतल मुझे दिखाई। उसमें एक ख़ास किस्म का तेल था। भाभी ने मुझे बताया कि इस तेल को नाक में डालना और सुबह उठोगी तो तुम्हारा वज़न कम होने के लिए तुम्हारे जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा कि ये दवा बहुत महंगी है, मैंने तुम्हारे लिए 2000 की ली है, इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना, एक एक कतरा तेल का नाक में डालती रहना, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं भाभी की बात सुनकर बहुत शुक्रगुजार हुई। फिर अचानक भाभी को कुछ याद आया और वो बोली, बात सुनो, तुम इस दवा को खाने के बाद अपने कमरे में ही रहना, कहीं इधर उधर मत जाना, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। जी भाभी, आप फिक्र ना करें। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। ये कहकर भाभी मेरे कमरे से चली गई और मैं शीशी को देखने लगी जो बहुत ही छोटी सी थी। उसमें ऐसा लगता था तेल नहीं बल्कि जहर के कतरे हों। मैंने उसे खोला तो एक अजीब सी बदबू मेरी नाक से टकराई थी। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसका इस्तेमाल करने के बाद सो गई। उस रात बहुत गहरी नींद आई थी। काफ़ी देर में सोती रही, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बेहोश होता है। सुबह के तकरीबन 11 बजे अम्मा ने मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया था। यही सुनकर मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई कि सुबह के 11 बज रहे थे, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं इतनी देर तक आज तक कभी नहीं सोई थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अम्मा परेशान होकर मुझे देखने लगी।
क्या हुआ? तुम तो बहुत जल्दी उठ जाया करती हो, आज ऐसी क्या बात हो गई? अम्मा के कहने पर मैं वाकई खुद को हैरत से देखने लगी। मेरे जिस्म से भी बदबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी कीचड़ बाजार में सोई हूँ, क्योंकि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही थी जिसे सूंघा नहीं जा रहा था। वो तो शुक्र है कि अम्मा ने उस बदबू को महसूस नहीं किया। मैं नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर बाहर निकली, अपना आप तरोताज़ा महसूस हुआ। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि इस तरह सोने से मेरे कपड़े पहले कभी बदबूदार नहीं हुए थे, लेकिन आज तो एक अजीब मामला मेरे साथ पेश आ रहा था जिसका सर पैर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं नाश्ते पर गई। भाभी भी मेरे साथ बैठी थी। मुझे देख देख कर भाभी बहुत खुश हो रही थी। बोली कि रात को नींद कैसी आई। मैं भाभी को ये भी नहीं बता सकी कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई, बल्कि नशे वाली नींद आई, क्योंकि अम्मा भी मेरे साथ बैठी थी कि अम्मा मुझे इस बात पर भी डांट दें कि तुम भाभी के साथ अकेली क्लिनिक में क्यों गई। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तो भाभी बहुत खुश थी। बोली, देखो वज़न एकदम से कम नहीं होता, तुम्हें कुछ मेहनत करना पड़ेगी। इस तेल का बाकायदगी से इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा एक और जगह टेस्ट कराना चाहती हूँ। इस टेस्ट के बाद ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा तुम्हें कौन सी दवा की ज़रूरत है। तुम तो जानती हो तुम्हारा मोटापा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अब अगर तुम किसी से शादी करोगी तो वो तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वज़न 100 से ऊपर है। ये बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, भाभी आपने जो भी टेस्ट करवाना है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरे मोटापे का कुछ करें। भाभी ने भी कोर्स किया था, इसलिए मुझे उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। भाभी ने कहा कि आज शाम को चलेंगे। शाम को मैं तैयार हो गई। भाभी ने फिर इसी तरह एक रिक्शे वाला बुलवाया। मुझे लेकर उस क्लिनिक चली गई। मैं इस बार पूरे एतमाद थी, क्योंकि हम एक बार पहले भी यहाँ आ चुके थे। भाभी बोली, तुम इसी तरह कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा को लेकर आती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठी डॉक्टर का इंतज़ार करने लगी। वो चंद मिनटों में तशरीफ़ ले आईं। फिर उनके आते ही मुझे सलाम किया और बोली, वाह भाई तुम तो बहुत जल्दी पतली नज़र आने लगी हो। ये कहकर वो बुरी तरह हंसने लगी, जबकि मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं कहा था कि मैं पतली लग रही हूँ। क्या ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे? मैंने देखा उस औरत के हाथ में कपड़े थे जो नए और जदीद तर्ज के लग रहे थे। उस औरत ने वो कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने उससे कपड़े लेकर मुझे दिए और बोली, जाओ जाकर ये कपड़े तब्दील करके आओ, इसमें तुम्हारा चेकअप होगा। मैंने कपड़े देखे तो वो तो किसी दुल्हन के जैसे कपड़े थे। लग नहीं रहा था कि उन कपड़ों में मेरा कोई चेकअप का बंदोबस्त होगा, क्योंकि ये कपड़े हस्पताल के हरगिज़ ना थे। मैं हस्पताल के नीले कपड़ों से वाकिफ़ थी। बहुत पहनने में आरामदेह होते हैं, जबकि ये कपड़े बहुत ज़्यादा चमकीले भड़कीले थे। मैं हैरत ज़दा निगाहों से भाभी को और उस लड़की को देखने लगी। अरे जाओ भी पहन कर आओ ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास और भी मरीज़ हैं। ये कहकर मैं गुस्ल खाने में गई। वहाँ जाकर वो कपड़े लटकाए और तब्दील करके बाहर आ गई। वो कपड़े मुझे पूरे थे। वो औरत मुझे कपड़े पहनाकर एक कमरे में ले गई और कहने लगी कि तुम यहीं थोड़ी देर बैठी रहो, और हाँ, तुमने सामने इस शीशे को देखना है, हिलना जुलना नहीं है। मैं उस औरत की हिदायत पर अमल करने लगी। सामने एक शीशा रखा हुआ था, मैं जिसमें देख रही थी। यहाँ मुझे बैठे काफ़ी देर गुजर गई थी। फिर उस औरत ने मुझे कहा कि तुम उठकर खड़ी हो जाओ, और हाँ, हिलना मत, वरना तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। मैं तुम्हारे चेकअप के लिए बहुत बड़ी मशीन कमरे में नस्ब कर चुकी हूँ, इससे तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। फिर उसने मुझसे कुछ और बातें भी की और बोली, अब तुम घर चली जाओ, मुझसे 3 हफ्ते के बाद मुलाकात करना। जो दवा मैंने तुम्हें दी है वो तुम पर असर कर रही है, इसके बाद से तुम ठीक होने लग जाओगी। वैसे भी तुम्हारा वज़न तो 5 किलो कम हो गया है, मैंने तुम्हारा वज़न कर लिया है। वो औरत बोली तो मैं बहुत हैरान हुई। वज़न करने जैसी कोई बात नहीं हुई थी। मैं अपने घर आ गई। भाभी बहुत परेशान थी। मुझे हैरत थी कि पहले की तरह मैं खुशबाश नहीं लग रही थी। उनको देख देख कर मुझे भी फिक्र हो रही थी कि ना जाने क्या बात है जो भाभी इतना परेशान हैं। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे वो भी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। बोली, उस औरत ने तुम्हें और क्या कहा था? वो मुझसे पूछने लगी। कुछ भी नहीं कहा, उसने मेरा चेकअप किया। लेकिन भाभी, उन कपड़ों में चेकअप कौन करता है? मैंने परेशानी से पूछा। हाँ, तुम इस बात की फिक्र ना करो, तुम्हारा रिश्ता जल्द हो जाएगा। तुम वाकई में पतली लगती हो। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई कि शायद सब कह रहे हैं तो फिर पतली लग रही होंगी।
मुझे तो अपना आप पहले से भी ज्यादा मोटा लगने लगा था। भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारी पतली लगने की वजह से अब मैं तुम्हारा रिश्ता लाऊंगी। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत माकूल रिश्ता लेकर आऊंगी। भाभी ने ये कहा था तो मैं खुश हो गई, लेकिन घर में किसी ने भी मेरे वज़न के बारे में कोई बात नहीं की थी। 2 दिन के बाद भाभी ने मुझसे कहा, मेरे घर वालों से पहले मैं एक और रिश्ता तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, तुम्हें पसंद हो तो बताना। वो लोग हमारे घर आ गए। 2 दिन बाद ही मेहमान बनकर तकरीबन एक पूरा ख़ानदान हमारे घर आया। भाभी ने उन सबको यही बताया था कि मेरी नंद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ, मगर वो सब लोग तो जैसे मुझे पहले से जानते थे। अरे ये तो वही है, उनमें से एक औरत ने कहा। फिर उस लड़की को कुछ दिखाने लगी, कहने लगी, ये तो वही है, इसका मोटापा, ये तो बहुत मोटी है। पहले ही हमारे ख़ानदान में ऐसी लड़कियों का मजाक बनता है, चलो यहाँ से। उन लोगों ने तो सामने मेरे मुंह पर कह दिया कि मैं मोटी लगती हूँ और ऐसी लड़की से वो रिश्ता नहीं करेंगे। मेरा दिल बहुत टूटा, मगर मैं खामोश रही। वैसे भी भाभी ने कहा था कि अगर तुम्हारी शादी या रिश्ता उन लोगों के साथ नहीं होता तो फिर मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी खुद करवाऊंगी। तुम इस बात की फिक्र ना करो। उनके जाने के बाद भाभी मुझे तसल्ली देने लगी और बोली, ये आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया, बस तुम फिक्र ना करो। मैंने अपने भाई से सारी बात कर ली है। अब अगर वो तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बस तुम वर्जिश भी किया करो। मेरा भाई भी तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, उससे तुम ठीक हो जाओगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों में भाभी का भाई मेरा रिश्ता लेकर आ गया। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और मेरी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी। मैं बहुत खुश थी। आखिर भाभी का दिया हुआ टोटका काम कर गया, लेकिन भाभी ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि आइंदा के बाद वो दवा इस्तेमाल नहीं करना। इससे तुम्हें बहुत नींद आती है, बेहोशी तारी हो जाती है। मैंने भाभी की बात समझी थी, सो मैंने वो दवा इस्तेमाल करना छोड़ दी। मेरे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरा शोहर मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गया। बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन के लिए तुमसे शादी की है, अपनी बहन का घर बचाने के लिए, वरना तुम जैसी औरत से मैं कभी शादी ना करता। शायद ये सोचकर कि तुम्हारा वज़न ज़्यादा है, मगर तुम्हारी असल खूबसूरती मैंने आज देखी है। क्यों? बहन का घर बचाने के लिए क्यों? मैंने अपने शोहर से पूछा तो वो बोला, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता। मेरी बहन ने मुझे कसम दी है, वरना अगर मैं तुमको ये बात बता दूंगा तो वो नाराज़ हो जाएगी। मैंने अपने शोहर से बड़ी मुश्किलों से ये बात निकलवाई और वो बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा कि मेरी बहन तुम्हारे मोटापे का इलाज नहीं कर रही थी, वो दरअसल तुम्हें इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहती थी। तुम्हें वो मुख्तलिफ लोगों से मिलवाती थी जिनको अपने ब्रांड की मॉडलिंग के लिए एक बहुत ही मोटी औरत की ज़रूरत थी। इस वजह से वो तुम्हें एक औरत के पास भी लेकर गईं, मगर उन्होंने कहा कि तुम इस तरह तस्वीरें नहीं बनवाओगी। कुछ अरसा तो उसने ये सिलसिला चलाया। 1-2 तस्वीरें तुम्हारी रिसाले में भी छप गई थीं, लेकिन इस बात पर तुम्हारी भाभी बहुत परेशान हुई थी क्योंकि तुम बहुत मशहूर होने लगी थी, और ये बात अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाती तो वो मेरी बहन को तलाक दे देता। बस इसीलिए उसने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त मुझसे कर दिया। मेरा शोहर ये कहकर खामोश हो गया। मेरे जहन में आंधी तूफान की तरह पिछले गुजरे वाक़यात चलने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी मुझे अपने पैसों के इव्ज़ के लिए इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि वो भी एक माकूल घराने से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने अपने नुकसान का अजाला कर दिया था। अपने भाई से मेरी शादी का बंदोबस्त कर दिया ताकि मैं ज़माने भर में ज़लील और रुस्वा ना हो जाऊं, और मैं अब उसे कुछ नहीं कह सकती। मेरे शोहर ने मुझे कसम दी है, वरना भाभी मेरे सामने बहुत शर्मिंदा होंगी।